डियर डी फार्मा स्टूडेंट्स, डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करें मॉडल पेपर। जरूर से इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से मॉडल पेपर 4 डिस्कस करने वाले हैं। 3 और मॉडल पेपर ऑलरेडी इस चैनल पर डाल दिए गए हैं, जरूर से आप इसे विजिट कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से पूरे सिलेबस से क्या कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जिट एग्जामिनेशन में और साथ ही साथ आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाली है। तो जरूर से इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, इनके एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत काम में आएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग ड्रग्स गिवन अंडर कॉलम। चलिए, मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन हमेशा ही इस टाइप के मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इनको जरूर से आप लोग एक बार चेक करेंगे। दिया गया है यहाँ पर जो आपके जितने भी हर्ब हैं, ठीक है, बॉटनिकल हर्ब दिया गया है और इनकी फैमिली, इनको आपको मैच करना है। तो यहाँ पर दिया गया है कार्डमम, क्लॉ, सिन्नामन और दिल। ठीक है, कार्डमम जिसे हम क्या कहते हैं, इलायची, इलायची के नाम से जानते हैं। क्लॉ हमारा लौंग के नाम से जानते हैं। सिन्नामन क्या कुछ होता है, दालचीनी, बिल्कुल दालचीनी होता है। और दिल, ठीक है, एक प्रकार से क्या कुछ होता है, जीरे के टाइप ही इनका शेप होता है। तो अब देखिए इनकी फैमिली क्या कुछ है। ये सभी आपके कौन से ड्रग हैं, मेनली यूज में आते हैं एज अ कार्मिनेटिव। ठीक है, कार्मिनेटिव वाले ड्रग हैं ये, इतना याद रखिएगा। पहले तो ज़्यादातर इनको यूज़ किया जाता है कार्मिनेटिव की तरह। अब यहाँ पे जो इलायची, कार्डमम है, इनकी क्या कुछ फैमिली होती है, तो ये होती है जिंजीबरेसी। ध्यान रखिएगा, ये जिंजीबरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर दिया है क्लॉ, जिसे हम लौंग कहते हैं। तो लौंग की फैमिली क्या कुछ होती है, तो ये मिर्टेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पी का हो जाएगा 2 और क्यू का हो जाएगा 1। तो कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल हमें फर्स्ट ही आंसर मिल गया। यहाँ पर ऐसे ही आपको मैच करते जाना है। 1-2 आंसर यदि आपको पता चलता है तो ऑब्वियसली आप जब मैच द फॉलोइंग देखेंगे तो ये आप आसानी से बना पाएंगे। अब यदि बात करते हैं सिन्नामन, जिसे हम दालचीनी कहेंगे, सिन्नामन का क्या कुछ होता है, तो सिन्नामन का ये फैमिली होता है लॉरेसी, ठीक है। और दिल जो होता है उनका होता है आपका बच्चा है अम्बेलिफेरी। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। जब कभी भी मैच द फॉलोइंग आप लोग सॉल्व करें तो ऐसे ही आपको क्या देखना है, 1-2 ड्रग का यदि आपको याद है तो आप जरूर से इनके ऑप्शन के साथ मैच करिए, तो आपको जरूर से करेक्ट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्स्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे जो कार्मिनेटिव वाले मेनली ड्रग होते हैं, वोलाटाइल ऑयल कह सकते हैं, ठीक है, वोलाटाइल ऑयल वाले ड्रग का यहाँ पर फैमिली दे दिया गया है। जरूर से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम में आपके आएंगी। अजवाइन जैसे कहें तो अम्बेलिफेरी, एनिस, कैरावे, अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सिन्नामन और आपका देखिए कार्डमम तो जिंजीबरेसी देखा, और सिन्नामन आपके लॉरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसी प्रकार से कोरिएंडर, क्यूमीन अम्बेलिफेरी है, दिल भी अम्बेलिफेरी है, और यूकेलिप्टस आपका यहाँ पर रहेगा, देख लीजिए मिर्टेसी। ठीक है, तो अलग से एक जो अलग ही आपको लगे तो उनको जरूर से एक बार देखते जाइएगा। क्लॉ का होता है मिर्टेसी फैमिली। तो इस प्रकार से इनका जरूर से स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द चीफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्डमम इज, कार्डमम जिसे हम इलायची कहते हैं, अभी जस्ट हमने प्रीवियस में देखा भी क्वेश्चन में कि कौन सा इनका फैमिली होता है। तो क्या हमने देखा, आंसर करिएगा। कार्डमम का क्या कुछ फैमिली देखा, बिल्कुल जिंजीबरेसी। अब इसमें कौन सा एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये पूछ लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया है यूजेनॉल, मिरिस्टिसिन, कैम्फेरॉल और सिनियोल। तो क्या कुछ होगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कार्डमम के सी से, ठीक है, कार्डमम में क्या कुछ है, सी, तो सी फॉर सिनियोल, ठीक है। सिनियोल इनका होता है मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब यदि बात करते हैं यूजेनॉल, तो यूजेनॉल भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लॉ में प्रेजेंट होता है तुलसी में, ठीक है, तुलसी और क्लॉ में सिनियोल जो आपका यूजेनॉल है वो प्रेजेंट होता है। और यदि हम सिनियोल की बात करेंगे तो वो कार्डमम में प्रेजेंट होगा। और मेरिस्टिसिन की बात करते हैं तो ये आपके नटमेग में प्रेजेंट होता है। तो सबका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखेंगे। कार्डमम की बात करेंगे तो यहाँ पर सिनियोल हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनमें वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट होगा, सिनियोल मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। आगे चलिए, केटेचू इज यूज्ड इन मेडिसिन एज एन, ठीक है। तो कटेचू जो होता है वो एज अ मेडिसिन यूज होता है। इनमें क्या कुछ प्रॉपर्टी होती है ये पूछा गया है। ऑप्शन देखिए दिया है एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटीपायरेटिक और एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। तो कटेचू क्या कुछ होता है, ये होते हैं आपके टैनिन। सबसे पहले ये समझिएगा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया होगा, कटेचू, ब्लैक कटेचू, प्लेल कटेचू आपने सुना होगा, ये आते हैं टैनिन में। और मैंने क्या कुछ बताया आपको, जब कभी भी टैनिन का नाम आए तो यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ए से आपको याद रखना है
एस्ट्रिंजेंट। क्या याद रखेंगे? ए फॉर एस्ट्रिंजेंट को याद रखिएगा। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी होती है ये एस्ट्रिंजेंट। ये क्या करेंगे? एस्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है? ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन कर देते हैं। कौन से प्रोटीन? तो सरफेस प्रोटीन का। ठीक है, इसीलिए कैपिलरी जो परमिबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है, तो एक प्रकार से कस्सापन सा फील होने लग जाता है। और इसे इसीलिए जो आपके एस्ट्रिंजेंट है एंटी सेप्टिक वगैरह की तरह यूज़ भी किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। ओके, कट वगैरह लग जाती है तो इनको यूज़ करते हैं एस्ट्रिंजेंट को। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कटेचू हो गया, ब्लैक कटेचू। जैसे आपने कत्था सुना होगा, कटेचू क्या होता है? कत्था। जो पान में आपने कत्था देखा होगा, तो ये बहुत ही रेडिश डार्क कलर के होते हैं। जितने भी टैनिन है उनका कलर कैसा होता है? ये मेनली कलर, इसीलिए डाई प्रिपरेशन में मीन्स कलरिंग एजेंट की तरह इनको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पर कटेचू की बात करेंगे तो एस्ट्रिंजेंट हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई भी टैनिन की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, टैनिन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनकी प्रॉपर्टी है वो होता है एस्ट्रिंजेंट एक्शन। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट होता है, ध्यान में रखते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ एंटीटसिव हर्ब। एंटीटसिव हर्ब क्या कुछ इनका एक्शन होता है, ये यहाँ पे पूछा गया। आपने जरूर से क्या स्टडी किया होगा एंटीटसिव के लिए? ये रेस्पिरेटरी वाले ड्रग हैं। जब कभी भी आपको कफ हुआ होगा, ठीक है, कफ हुआ होगा, और कैसा कफ? मेनली ड्राई कफ, जहाँ पर सूखी खांसी जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा जब खांसी आने लग जाती है तो यहाँ पर सूदिंग करने की इफेक्ट चाहिए रहता है। और साथ ही साथ जो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, एक समझ लीजिए सीएनएस में क्या कुछ है? कफ सेंटर। ठीक है, कफ सेंटर है जो कि क्या करा रहा है? कफिंग करा रहा है। तो क्या किया जाएगा यहाँ पर? ये एंटीटसिव ऐसे ड्रग है जो कि सीएनएस में जो कफ सेंटर है उनको क्या करेंगे? सुप्रेस कर देंगे। जो कफिंग के लिए जो स्टिमुलाई है, जो मैसेज ये सेंड करे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में हो रही है तो वो सीएनएस के आदेश के थ्रू ही हो रही है। तो यहाँ पर जो कफ सेंटर है जो कि क्या कर रहा है? सीएनएस में कफ सेंटर है वो स्टिमुलाई प्रोड्यूस कर रहा है कफिंग के लिए, उसे क्या कर दिया जाएगा? सुप्रेस कर दिया जाएगा कि बस कफिंग नहीं करना है, तो इसके थ्रू फिर कफिंग नहीं होगी। तो यही आपका एंटीटसिव ड्रग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? चलिए ऑप्शन के थ्रू भी समझते जाते हैं। स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम, तो ये क्या करेंगे? इम्यून सिस्टम से इनका कोई काम नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन इन द लंग, तो देखिए इन्फ्लामेशन के थ्रू हमारा भी कोई काम नहीं था। अभी फिलहाल क्या हो रहा है? कफिंग हो रहा है, कफिंग को सुप्रेस करना है, तो ये हमारे लिए करेक्ट नहीं होगा। सुप्रेसिंग कफ रिफ्लेक्स, बिल्कुल जो रिफ्लेक्स जिसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स को स्टिमुलाई भी कह सकते हैं। तो जो रिफ्लेक्स आ रहा है, जो स्टिमुलाई आ रहा है, मैसेज आ रहा है कफिंग का, उन्हें क्या करेंगे? सुप्रेस करते हैं। ठीक है, बंद कराते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ये क्या करते हैं? एंटीटसिव ड्रग यहाँ पर सुप्रेस करेंगे कफ रिफ्लेक्स को, जिसके एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। यदि हम लोग अभी फार्माकोग्नोसिस स्टडी करें तो जरूर से आपको प्लांट ड्रग की एग्जांपल लेने चाहिए, जैसे कि वसाका। ठीक है, ये सभी एंटीटसिव में आते हैं। वसाका हो गया, हो गया, तो याद रखिएगा इनको, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके कोडिन जैसे कि हैं, कोडिन जो कि ओपियम से ऑब्टेन होते हैं, वो भी एंटीटसिव होती हैं। नेक्स्ट चलेंगे, नंबर ऑफ वेन आइलेट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस। अब जैसे लीफ सरफेस में ये आपका कहाँ से आया? इवेल्युएशन से। इवेल्युएशन मीन्स हम कोई ड्रग में, जैसे कि आप प्लांट ड्रग में किसी भी प्रकार का यदि कोई अडल्ट्रेशन हुआ है तो उसे पहचानने के लिए, जैसे कि ये माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन है। माइक्रोस्कोपी में हम क्या देखेंगे? वेन आइलेट नंबर यहाँ पर बोला गया है पर स्क्वायर मिलीमीटर। तो जैसे हमने क्या लिया, यहाँ पर एक लीफ लेंगे। ठीक है, लीफ का हम क्या करेंगे? इस प्रकार से 1 मिलीमीटर का लंबाई और 1 मिलीमीटर का चौड़ाई ले लेंगे। तो ये क्या हो गया? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। बोला गया 1 मिलीमीटर का स्क्वायर लिया हमने। अब यहाँ पर वेन आइलेट नंबर को हमें काउंट करना है। ठीक है, तो वेन आइलेट नंबर क्या होता है? देखिए इस प्रकार से लीफ है तो इसमें वेन्स इस प्रकार से बनी होती है। ठीक है, तो यही आपके क्या कहलाते हैं? इस प्रकार से एक आइलैंड टाइप का स्ट्रक्चर ये बनाएंगे। ठीक है, तो जो एक दूसरे के साथ कटती हुई नजर आएंगी, तो ये आपका वेन आइलेट नंबर कहलाता है। ठीक है, जब वेन आइलेट को हम काउंट करते जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर एरिया में कितने हमारे वेन आइलेट है, इसको हम लोग काउंट करेंगे और वही हमारा वेन आइलेट नंबर कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, उनके कितने हैं, तो यहाँ पे वेन आइलेट नंबर हो जाएगा
करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि हम वैसे ही स्टोमेटा को काउंट करेंगे तो स्टोमेटल नंबर कहलाएगा, वेन टर्मिनेशन को हम लोग काउंट करेंगे तो वेन टर्मिनेशन, जो कि स्पेसिफिक प्लांट का अलग अलग होता है, इसीलिए ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक है, कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट के अडल्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखिए अधर तोड़ा वाशिका जिसे हम वशाखा कहते हैं, इनका 6 to 8 होता है। तो इसी प्रकार से हर एक प्लांट का अलग अलग रेशियो है, अलग अलग होता है वेन आइलेट नंबर, जिसके थ्रू इनका अडल्ट्रेशन को पहचाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है द एल्किलॉइड दैट डज नॉट हैव हेट्रोसाइक्लिक रिंग विथ नाइट्रोजन बट डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड इज कॉल्ड। चलिए बताइएगा, जो हमारा अमीनो एसिड, अब देखिए क्या बोला गया, एल्किलॉइड। ठीक है, एल्किलॉइड का हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। अब यहाँ पर बोला गया है ऐसा एल्किलॉइड, पहले तो एल्किलॉइड की यही बात है कि इनमें क्या कुछ प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन, हेट्रोसाइक्लिक में नाइट्रोजन होता है और ये अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं, ये हमारा कहलाता है ट्रू एल्किलॉइड। पर यहाँ पर बोल दिया गया है कि एल्किलॉइड ऐसे हैं जहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन नहीं है बट अमीनो एसिड से डिराइव्ड हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अमीनो एल्किलॉइड भी कहते हैं और साथ ही साथ इसी को प्रोटो एल्किलॉइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ एल्किलॉइड ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ स्यूडो एल्किलॉइड की बात करेंगे। स्यूडो मीन्स क्या होता है, झूठा, मीन्स नाइट्रोजन दिखावे के लिए रिंग में रहेगा पर अमीनो एसिड से डिराइव्ड नहीं होते, तो वो आपके स्यूडो एल्किलॉइड कहलाते हैं। तो 3 टाइप के एल्किलॉइड है, पूछे जाएंगे, जरूर से ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बोला गया यदि नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नहीं है और अमीनो एसिड से डिराइव्ड हो रहा है तो वह आपका प्रोटो एल्किलॉइड और इसी को अमीनो एल्किलॉइड हम कहेंगे। तो ये आपके एल्किलॉइड के टाइप को भी ध्यान में रखते जाइएगा। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी, जैसे कि आपके रिंग सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है तो आपके क्या है, मस्कैलिन, योहिम्बिन, ये प्रोटो एल्किलॉइड में आएंगे। नेक्स्ट है इंडियन सेफ्रॉन इज सिनोनिम ऑफ। इंडियन सेफ्रॉन, सेफ्रॉन क्या होता है आपका केसर। अब केसर के जैसा जो नजर आए, ये भी आपका इंडियन सेफ्रॉन का क्या कुछ हो जाएगा, सिनोनिम। अब इंडियन सेफ्रॉन कहते किसे, जिंजर जिसे अदरक कहेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, टर्मरिक, बिल्कुल, जो हमारा टर्मरिक हल्दी होता है जिनका राइजोम पार्ट हम यूज़ करते हैं तो इसे ही इंडियन सेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, हमारे इंडियन केसर किसे कहा जाएगा, इंडियन सेफ्रॉन। ठीक है, जिसे हल्दी का हल्दी क्यूरक्यूमा कहते हैं क्योंकि इनका नाम क्या है, क्यूरक्यूमा लॉन्गा, बायोलॉजिकल सोर्स होता है क्यूरक्यूमा लॉन्गा, फैमिली इनकी होती है जिंजीबरेसी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजोम पार्ट का यूज़ करते हैं और क्यूरक्यूमेलॉइड इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इनमें ध्यान में आप रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्मेटिक, साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी शो करते हैं। नेक्स्ट है एर्गोट बिलोंग टू विच फैमिली। एर्गोट जो कि क्या है, एक फंगस से हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है, ये आपके एल्किलॉइड है और फंगस से ऑब्टेन होगा। अभी तक हम प्लांट का ज़्यादातर स्टडी करते हैं पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फंगस से ऑब्टेन होंगे और बहुत ही अच्छे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एर्गोमेट्रिन, एर्गोटामिन, ये सभी इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी ऑक्सीटोटिक और माइग्रेन ये दोनों में यूजेस भी रहती है। तो अब बात करते हैं जैसे कि जो फंगस से ऑब्टेन हो रहा है उन्हीं की क्या कुछ फैमिली है, तो ये आपके क्लेविसेप्स परप्यूरिया नाम के फंगस से ऑब्टेन होता है और इनकी फैमिली होती है क्लेविसिपिटेसी। ठीक है, क्लेविसिपिटेसी फैमिली से ये बिलोंग करेंगे, ध्यान में रखिएगा। देखिए इस प्रकार से फंगस अटैक करेगा किसमें, तो आपकी धान वगैरह की जो बालियाँ होती है रेही प्लांट में, और यहाँ पर धीरे धीरे इनका ग्रोथ होते जाएगा। ठीक है, ग्रोथ होते जाएगा और यही फंगस जो है जब पूरी तरीके से ग्रोथ कर लेंगे तो ये हमें यूज़ में आते हैं क्योंकि इनमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्टेन होता है, एर्गोटामिन, एर्गोमेट्रिन, ये सभी हमारे लिए यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, तो यदि प्लांट पूछा जाए तो सिकल सेरेली और प्लांट की फैमिली हो जाएगी ग्रामिनी, बट मेनली फंगस पूछा जाता है क्योंकि वहीं से ये ऑब्टेन हो रहे हैं जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ये आपका क्लेविसेप्स परप्यूरिया और क्लेविसिपिटेसी इनकी फैमिली होगी। और सेंट एंटोरीफायर्स इनका सिनोनिम भी होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, फॉलोइंग आर द कॉस्मेटिक एप्लीकेशन ऑफ एलो। अब देखिए एलोवेरा तो आपने हमेशा ही देखा होगा अपने घर के चौराहे वगैरह में, अपने घर में, गार्डन में, बहुत इंपॉर्टेंट आजकल। और साथ ही साथ आपने हर्बल इंडस्ट्री में देख रहे होंगे कि एलोवेरा का बहुत ज़्यादा मार्केट में अच्छा ग्रोथ है। क्यों, क्योंकि इनका कॉस्मेटिक यूज़ भी बहुत ज़्यादा है और एज वेल एज थेरेपेटिक यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा पाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर पूछा गया कॉस्मेटिक यूज़ क्या कुछ है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि एज अ जेल यूज़ किया जाता है। ये क्या करते हैं, व्रिंकल्स वगैरह को नहीं आने देते। ओके, ये क्या करेंगे, डेथ सेल को रिमूव करते हैं, इसीलिए ये एजिंग को छुपाते हैं, कह लीजिए एंटी एजिंग प्रॉपर्टी ये रखते हैं। स्किन को यंग बनाएंगे, इसीलिए इनको कुमारी, इनका जो कह सकते हैं
सिनोनिम क्या कुछ होता है, कुमारी भी होता है इसीलिए, ठीक है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखती हैं, ठीक है। लैक्सेटिव, यदि इम्यून बूस्टर की बात करें, और एंटी ट्यूमर, तो ये इनकी क्या है, ये इनके थेरेपेटिक एक्टिविटी है, ठीक है। ये थेरेपेटिक एक्टिविटी, बट यहाँ पर कॉस्मेटिक बोला जाएगा तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी ये रखता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे क्वेश्चंस को, इसीलिए जरूर से ध्यान देना, कॉस्मेटिक बोला जा रहा है कि थेरेपेटिक एक्टिविटी बोला जा रहा है। आगे चलिए, द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज, चलिए इनमें यदि हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, ओके, उनको क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर बोला गया है डिस्टिलेट, एक्सट्रैक्ट, मार्क और मेंस्ट्रुअम। तो अब जैसे कि हम कोई प्लांट ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या कुछ लिया हमने, जैसे कि ये हमारा प्लांट है, प्लांट का लीफ है, लीफ का हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में ऐसे हमने समझ लीजिए डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे तोड़ दिया। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, ठीक है। बीकर में हम डालेंगे समझ लीजिए सॉल्वेंट, ये हमारा क्या है सॉल्वेंट, ताकि जो भी मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट, यहाँ पर ये हमारा लीफ था, ठीक है, ये हमारा लीफ है, तो लीफ को हम यहाँ पर डाल रहे हैं, तो लीफ का जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है इन हमारे सॉल्वेंट में घुल जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मेंस्ट्रुअम कहते हैं, ठीक है। और देखिए अब क्या किया जाएगा, कुछ देर बाद जब इनमें पूरे तरीके से जो सॉल्वेंट है वो अपने में मिक्स कर लेगा एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट को, तब अब हम करेंगे यहाँ पर फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के बाद जो यहाँ पर इनसॉल्युबल पार्ट बचेगा, ठीक है, इस इनसॉल्युबल पार्ट को क्या कहा जाता है, मार्क कहते हैं। अब इनको हमने फिल्टर किया तो यहाँ पर जो हमें फिल्ट्रेट ऑब्टेन होगा, इसे क्या है कहते हैं, इसे कि हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, जो हमें एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन हुआ, ठीक है। यही हमें एज अ ड्रग की तरह, कभी कभी मार्क यूज़ होता है और कभी मैक्सिमम टाइम में एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया जाता है एज अ ड्रग के रूप में, ठीक है, क्योंकि इसमें जो केमिकल कॉन्स्टेंट है वो घुली हुई होती है। तो ज़रूर से इसको ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और जब कभी भी सॉल्वेंट पूछा जाए तो आपका मेंस्ट्रुअम हो जाएगा, और बोला जाएगा इनसॉल्युबल पार्ट बोला जाएगा तो आपका मार्क कहलाएगा, और अंत में जो ऑब्टेन हो रहा है वो आपका एक्सट्रैक्ट कहलाता है आफ्टर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इन सभी का नेम आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर यदि आप समझ पा रहे होंगे, इमेज के थ्रू ड्रग लिया, उसे पाउडर फॉर्म में हमने किया, फिर जो सॉल्वेंट लेंगे उसे मेंस्ट्रुअम कहेंगे, इन्हें हम क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए रखा, फिर फिल्टर करेंगे तो जो इनसॉल्युबल पार्ट है उसे मार्क कहते हैं, और आपका एक्सट्रैक्ट जो ऑब्टेन होगा जो कि ड्रग की तरह यूज में भी आता है। नेक्स्ट है कॉटन बिलोंग्स टू फैमिली। कॉटन का क्या कुछ फैमिली, कॉटन को आपने जरूर से हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जब कभी भी ड्रेसिंग वगैरह करनी है किसी प्रकार की भी तो हॉस्पिटल में कॉटन का सबसे ज़्यादा यूज़ है, क्लॉथिंग वगैरह बहुत चीज़ें होती है। और ये कॉटन ऑब्टेन होता है हमें प्लांट से, ठीक है, गॉसिपियम हर्बेसिकम और गॉसिपियम बार्बाडेंस से ये ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब इनका फैमिली पूछा गया है तो बोविडी है कि क्या ना बिनेसी है कि मालवेसी है कि टिलिएसी है, तो ये आपके मालवेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। देखिए गॉसिपियम बार्बाडेंस और आपके गॉसिपियम हर्बेसिकम, ये दो स्पीसीज होती हैं। इस प्रकार से आपने जरूर से देखा होगा, क्योंकि इजली से अवेलेबल है इंडिया में, कॉटन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्केट है यहाँ पे उपलब्ध है इंडिया में। तो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। यदि आपको पूछा जाए, बायोलॉजिकल सोर्स पूछा जाए या फिर फैमिली, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फाइब्रोइन प्रोटीन यील्ड। चलिए अब यदि फाइब्रोइन प्रोटीन, अब आप सोचेंगे फाइब्रोइन प्रोटीन कहाँ से आ गया, ये तो क्वेश्चंस आ गए हमारे कहाँ से, बायोकेमिस्ट्री से, तो नहीं, ये आपके फाइब्रोइन प्रोटीन की इसमें फाइबर्स में भी प्रेजेंट है, ठीक है, प्लांट फाइबर्स। तो ये जो फाइबर हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं सिल्क वगैरह में प्रोटीन होता है, सिल्क जो हमें ऑब्टेन हो रहा है कोकून से, एनिमल से, तो ये आपके क्या है, फाइबर्स है, प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। तो फाइब्रोइन प्रोटीन है, तो प्रोटीन है मतलब कि अमीनो एसिड से बना होगा। तो ये जो फाइब्रोइन प्रोटीन है वो कौन से अमीनो एसिड से बना है, ये पूछा जा रहा है। ग्लाइसिन, वैलिन, ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, ग्लाइसिन और आइसोल्यूशन ग्लाइसिन दिया गया है। तो फाइब्रोइन आपका होता है यहाँ पर ग्लाइसिन और एलानिन, ठीक है, फाइब्रोइन और ग्लाइसिन एलानिन, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, याद कर लेंगे। ग्लाइसिन एलानिन में आएंगे। सिल्क से ऑब्टेन होता है, अभी बताया, जो फाइब्रोइन है, ठीक है, जो कि कोकून का कीड़ा होता है उससे ऑब्टेन होगा, ओके। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है फाइब्रोइन प्रोटीन, जो कि ग्लाइसिन और एलानिन के रिपीटिंग यूनिट है, कह सकते हैं। आगे चलते जाएंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम इन्वॉल्व्स। होम्योपैथिक सिस्टम में क्या कुछ यहाँ पर प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है,
ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए मेनली आपने देखा होगा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इनके ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। इनके प्रिंसिपल कहाँ पर वर्क करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो आयुर्वेदा में मैंने आपको कई बार बताया है 2 प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है पंचमहाभूता और एक होता है त्रिदोषा। उसके बाद आपके होम्योपैथिक में मेनली आपके 7 टाइप के प्रिंसिपल हो जाते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है इनका लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, मीन्स क्या होता है, लाइक क्योर बाय लाइक। ये कौन से सिद्धांत में काम करते हैं, लाइक क्योर बाय लाइक, ये इनका मेन क्या होता है, सिद्धांत होता है। इट मीन्स कह सकते हैं, एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक पेशेंट है, ये आपका हेल्दी पेशेंट है और ये डिसीज्ड पेशेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि इनको कोई डिसीज़ हुआ है, समझ लीजिए यहाँ पर इनको फीवर हो गया है, तो यदि कोई मेडिसिन है जो कि इनके ट्रीटमेंट में यूज़ में आ रही है, तो ये जो हेल्दी पर्सन है उनको दिया जाएगा कम डोज में। तो ये जो इनमें जो सिम्टम देखने को मिल रहा है, इनको जब फीवर हुआ है तब इनको सिम्टम देखने को मिल रहा है, वही सिम्टम ये हेल्दी पर्सन को जब वो ड्रग देंगे तब दिखने लगेगा। तो ये कह सकते हैं जो ड्रग है जो इनके निवारण में यूज़ हो रहा है, वही इनका क्या हो सकता है, कारण भी होता है। तो ये ऐसे ही प्रकार, इस प्रकार से होम्योपैथिक सिस्टम में क्या किया, इनके अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट करते गए, इनके अकॉर्डिंग ही सर्च होते रहा ड्रग का। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है उनको याद रखेंगे। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, मिनिमम डोज, कम से कम डोज में क्या कुछ इफेक्ट शो होना, मिनिमम डोज का सिद्धांत से हम कहते हैं। और टोटलिटी ऑफ सिम्टम, वही है जो सिम्टम है किनका, जो डिसीज पर्सन का, वही कम डोज में यदि हमने क्या दिया हेल्दी पर्सन को, तो वो सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके लॉ हो जाएंगे होम्योपैथिक के। ओके, तो ये सभी है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिम्प्लेक्स, मिनिमम डोज, लॉ ऑफ प्रोविंग प्रोवर, वाइटल फोर्सेस, सभी इंपॉर्टेंट जो है उनको कम से कम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ वेरियस एरोमेटिक प्लांट एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा एरोमेटिक प्लांट नहीं है। तो एरोमेटिक प्लांट होता क्या है पहले समझिए। एरोमेटिक मतलब किसे क्या होता है, यही आपका वोलाटाइल ऑयल जो कंटेन करे, वोलाटाइल ऑयल वाले प्लांट को ही हम एरोमेटिक कहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, एरोमा जिसे हम कह रहे हैं, इसलिए इसको एरोमेटिक प्लांट कहा जाता है, जो कि ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर में ही इवोपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, वोलाटाइल ऑयल कहलाता है। जैसे कि समझ लीजिए तुलसी, जी हाँ तुलसी में प्रेजेंट होता है, अभी मैंने इसी क्लास में बताया आपका यूजेनॉल इनमें प्रेजेंट होता है। मेंथा, ठीक है, ये पुदीने की पत्ती, उनमें भी वोलाटाइल ऑयल है। लेवेंडर ऑयल, ये क्या है आपका, लेवेंडर ऑयल भी बहुत अच्छा एरोमा खुशबू आती है, रूम फ्रेशनर वगैरह के लिए यूज़ भी किया जाता है। बट लिक्योरी जिसे हम क्या कहते हैं, मुलेठी कहते हैं, ये आपका क्या कुछ होता है, ये तो ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग है भाई। ठीक है, और इनके बहुत से यूजेस हैं, मुलेठी के बहुत से यूजेस है, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और ये आपके एक्सपेक्टोरेंट में भी यूज़ आते हैं, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी इनका एक्शन होता है। तो इनका अलग ही है, ये ग्लाइकोसाइड है, तो आपका एक्सेप्ट बोला गया है, तो लिक्योरिसी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, जो भी आपके वोलाटाइल ऑयल आएंगे वो आपके एरोमेटिक, क्योंकि इनका सिनोनिम ही आपको बोल दिया जाएगा, वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग या फिर एरोमेटिक ड्रग या फिर इथरल ऑयल किसे कहते हैं। तो ये आपके सभी एरोमेटिक जो भी प्लांट होते हैं, वोलाटाइल ऑयल प्लांट, एक ही कहलाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग। अब डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग किसे कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, विनाशकारी। मीन्स पूरा प्लांट यदि ऐसा हम यदि हार्वेस्टिंग करें, ऐसा कटाई करें कि प्लांट का डेथ ही हो जाए, तो वो डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग कहेगा, क्योंकि वो फिर से उग नहीं पाएंगे प्लांट। तो क्या करें, यदि हम जड़ को काट लें, पूरा तना काट लें, पूरा उनका स्टेम बार्क वगैरह काट लें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उनका डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग हो जाएगा, उनके उगने के कम चांस हो जाएंगे। पर यदि हम फ्लावर को तोड़ रहे हैं, आपने देखा होगा फ्लावर तो रोज़ तोड़े जाते हैं, उनके बाद भी वो प्लांट फिर से फ्लावर बन जाता है, ऐसा तो नहीं कि फ्लावर मर जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया नॉट टिपिकली, नॉट डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग कौन सा होगा, तो बिल्कुल यदि हम फ्लावर को बस तोड़े तो वो डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग नहीं आएगा, बट बार्क, स्टेम, रूट ये सभी या पूरे प्लांट को काटा जाए तो वो आपका डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग होगा ही, क्योंकि उसके बाद पूरे फिर से प्लांट उगने की बहुत कम चांस होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस विच इज़ यूज ओनली फॉर हीट लेबाइल ड्रग। हीट लेबाइल मतलब क्या, ऐसे ड्रग जो कि हीट के प्रेजेंस में क्या हो जाए, डिग्रेडेट हो जाए, खराब हो जाए।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बिना हीट वाले एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का यूज़ करना होगा। तो ये इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि जो हीट लेबाइल ड्रग है उनके लिए यूज़ किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, इन्फ्यूज़न, डाइजेशन और परकोलेशन दिया है। तो इन्फ्यूज़न में हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, मीडियम करें पर किया जाता है। डाइजेशन में भी क्या, डाइजेशन तो पूरा उबाला ही जाता है, हाई हीट का प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये दोनों मेथड तो हो ही नहीं सकते। बट परकोलेशन में हम क्या करते हैं, इस प्रकार से वी शेप का एक हमारा इंस्ट्रूमेंट रहता है, उनमें हम क्या करेंगे, ड्रग को डाल देंगे और वो ग्रेविटेशनल एनर्जी के थ्रू वो क्या करते जाते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है, नीचे के थ्रू वो बहते जाएंगे, उनके थ्रू क्या होगा, एक्सट्रैक्शन होते रहता है। तो परकोलेशन में किसी प्रकार की हीट नहीं लगती है, इसलिए यहाँ पर परकोलेशन हो जाएगा करेक्ट आंसर। हीट लेबाइल ड्रग के लिए कोल्ड मैसेरेशन जिसे हम कहते हैं, देखिए इस प्रकार से वी शेप का रहेगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ड्रग को डालेंगे और मेंस्ट्रुअम को ऊपर नीचे डालकर फिर क्या होगा, इनके थ्रू वो होकर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर एक्सट्रैक्टर हमें मिल जाएगा। तो इनमें कोई भी हीट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये मैसेरेशन, परकोलेशन इन्हीं का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, व्हाट इज द चीफ केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ एलो। अब जो हमने एलोवेरा देखा, अभी जस्ट हमने देखा था, जिनकी कॉस्मेटिक यूज भी है और थेरेपेटिक यूज भी है, तो इनका क्या बोला गया है कि कौन सा एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। तो हर चीज़ का अलग अलग केमिकल कॉन्स्टेंट होता है ना, मीन्स यदि बोला गया कि आपका जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी किसके कारण हो रहा है, तो वो आपका दूसरा केमिकल कॉन्स्टेंट होगा। बट एलो में जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट होता है, जो कि लैक्सेटिव प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है बारबालोइन, एलो बारबाडेंसिस, क्योंकि इनका मेन सोर्स है। ठीक है, एलो पेरी, एलो स्पिकाटा, अलग अलग सोर्सेज हैं, पर एलो बारबाडेंसिस का जनरली यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में बारबालोइन हमें मिलता है। ठीक है, और यदि हम बात करें विनक्रिस्टिन, तो ये आपका विनका से ऑब्टेन होगा, स्ट्रिचनिन नक्सोमिका से ऑब्टेन होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यदि इंडियन ऑयल मतलब कि इंडियन एलोवेरा की बात करते हैं, ठीक है, इंडियन एलो में केवल 3.5 to 4% ही बारबालोइन प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा एलो बारबाडेंसिस में प्रेजेंट होगा बारबालोइन 22%। नेक्स्ट है सिनकोना बार की इज प्राइमरली नोन फॉर कंटेनिंग। अब सिनकोना में क्या कुछ प्रेजेंट है, तो मैंने आपको एल्केलॉइड जब स्टडी कराया था तो एक ट्रिक बताया था कि क्वीन, ठीक है, ये आपके क्विनोलिन एल्केलॉइड होते हैं, तो क्वीन सिनेमा देखने जाती है, तो सिनेमा से आपको सिनकोना याद रखना था। तो बस वही है आपका, क्योंकि सिनकोना में क्या कुछ है, क्वीन, तो क्वीन से आपको क्विनिन याद रखना है, क्विनिन और क्विनिडीन, इनका 2 एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट होता है। क्विनिन आपके एंटी मलेरियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और आपके क्विनिडीन होता है एंटी एरिथमिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो दोनों केमिकल कॉन्स्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। सिनकोना का बायोलॉजिकल सोर्स सिनकोना सक्सीरुब्रा, सिनकोना लैक्सेरियाना, ये सभी होते हैं और रुबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कैफीन की बात करेंगे तो कॉफ़ी में प्रेजेंट होते हैं ये सभी, मॉर्फिन ओपियम में, और आपके डिजिटलिस तो एक आपका ड्रग ही है, मतलब कि प्लांट ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे आगे। क्या कुछ क्वेश्चन है, क्विनिन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, सिनकोना से जो कि ऑब्टेन होगा। द डेडली नाइट सैड लीफ इज कॉमन नेम फॉर। चलिए, सिनोनिम से क्वेश्चन बहुत बार देखे जाते हैं हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इनको जरूर से ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, डेडली नाइट सैड लीफ की बात करेंगे तो सेन्ना, डिजिटलिस, जुबोशिया, बेलाडोना दिया गया है। अब यहाँ पर क्या कुछ होगा, तो सेन्ना का मैंने आपको कई बार बताया है भाई कि ये क्या होते हैं आपके टीनी वाली सेन्ना, अलेक्जेंड्रियन सेन्ना, डिजिटलिस का भी बताया हुआ है, फॉक्स ग्लोव लीफ। ठीक है, और आपके बेलाडोना को मैंने बताया था 16 साल की क्यूट सी बेला का डे नाइट शिफ्ट वाला ट्रिक भी बताया है। तो डे नाइट शिफ्ट से याद रखिएगा, डेडली नाइट सैड लीफ ये भी बोला था। चलिए मैं ट्रिक को फिर से रिकॉल आपको करा देती हूँ। ठीक है, बेलाडोना जो कि क्या है आपका, जहाँ पर से एट्रोपिन ऑब्टेन होता है और ये क्या करते हैं, आई की पिपल साइज को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग जाती थी उस टाइम की क्वीन, इसीलिए ब्यूटीफुल लेडी के नाम पर पड़ा बेलाडोना का नाम। ठीक है, एट्रोपा एक्यूमिनाटा, एट्रोपा और साथ साथ एट्रोपा एक्यूमिनाटा और एट्रोपा बेलाडोना ही इनका बायोलॉजिकल सोर्स है। और फैमिली इनकी होती है सोलेनेसी, जिसको मैंने याद कराया था इस ट्रिक से। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास और इस ट्रिक को भी जरूर से आप लोग देखते जाइए और इनको नोट करके रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे, कॉड लिवर ऑयल इज यूज्ड टू ट्रीट। कॉड लिवर ऑयल किनके ट्रीटमेंट के लिए यूज में आता है, मलेरिया, पॉइजनिंग या फिर रिकेट्स और डायरिया। तो कॉड लिवर ऑयल में प्रेजेंट क्या होता है, मैंने आपको बोला था, याद रखिएगा। यदि फिक्स्ड ऑयल की बात करें तो 2 तो आपके एनिमल सोर्स आएंगे, एक तो कॉड, तो कॉड में आ रहा है डी, तो डी से आपको याद रखना है विटामिन डी।
ठीक है। तो विटामिन डी किसके लिए यूज़ होता है? जब कभी भी रिकेट्स हो गया, इन सभी चीज़ों में जब कभी भी बोन रिगार्डिंग डिसऑर्डर होते हैं तो तो आपका विटामिन डी यूज़ आता है। तो रिकेट्स क्या कुछ है? बोन डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कि बच्चों में जनरली देखा जाता है। तो रिकेट्स के लिए कॉड लिवर ऑयल को यूज़ किया जाता है। वहीं पर बात करेंगे सार्क लिवर ऑयल का। तो सार्क में ए आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर विटामिन ए का कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होता है। और विटामिन ए किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? हमारे आई के लिए यूज़ होगा। तो जब कभी भी ज़ीरोफ्थेल्मिया बोला गया, नाइट ब्लाइंडनेस, तो इनमें सार्क लिवर ऑयल है वो यूज़ होगा। तो दोनों के डिफरेंस को याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। छोटा छोटा जो मैंने हिंट बताया है उसको ध्यान में रखते जाएंगे, ठीक है। कॉड लिवर ऑयल बोला, डी से याद रखिएगा विटामिन डी, जो कि रिकेट्स हो गया, टीबी हो गया, इनके ट्रीटमेंट में यूज़ में आती हैं। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आपके विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे आपके सिलेबस, जिससे फार्माकोग्नोसी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ज़रूर से इन क्वेश्चंस को आप लोग रिकॉल करिए और साथ ही साथ इनके एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। ऑल दी बेस्ट।